तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है उनमें से हैं रवि, खदका, रिंकू, पंकज, खत्री, पिक्सल, मून, वसवा, योगेश। तो आप सभी लोगों का मेंबरशिप के तौर पे स्वागत है। और हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन उस एल्डर युवान से बात करते हुए कह रहा था कि मुझे केवल 3 चीज़ों में प्रॉब्लम है, क्लियर करें मुझे उन डाउट्स को। और इन बातों को सुनकर वह एल्डर लियन की ओर देखकर काफ़ी हैरान हो रहा होता, परेशान हो रहा होता है कि इसने बाकी चीज़ों को समझ लिया और वो उन 3 मूल बिंदुओं को निकाला ढूंढकर जिनमें इसे प्रॉब्लम है। और हमारा नए चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। और इस चैप्टर के शुरुआत में वह एल्डर चिल्लाकर कह रहा होता है लियन से कि क्या तुम सचमुच में इसका सच अर्थ समझ पा रहे हो जो तुम कर रहे हो? तुमने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह उन शब्दों के अर्थ के रूप में था, तुम उनका भी अर्थ मुझसे पूछ रहे हो। लियन कहता है हाँ, मैं तो आपसे पूछूंगा ही ना, मुझे इनमें मार्गदर्शन दिखाएं, मुझे तो उतने अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आप तो इन चीज़ों को बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, आपको मालूम होगा, तो क्यों ना एक साथ मिलकर हम इन चीज़ों पर खोज करें, चर्चा करें, ताकि आप भी अपने एक लेवल अप कर सके अपने सोल बॉडी का। क्योंकि ये लोग रूल्सों को समझते हैं, पढ़ते हैं, और उन रूल्सों के रियल मीनिंग को जब समझ जाते हैं तो इनके इनलाइटमेंट मिलती है और एक लेवल अप हो जाता है। यह सुन उस एल्डर और लियन के बीच में थोड़ी देर की खामोशी होती है। स्पॉटलाइट पड़ती है और स्पॉटलाइट से उस सोल बॉडी का भी सोल निकलकर दूसरी ओर जाकर सोचते हुए कह रहा होता है हाँ, यह तो काफ़ी की अजीब बात है। आखिरकार इस बच्चे द्वारा इन 3 स्थानों तक पहुंचना और इन 3 बिंदुओं को अंकित करना, कि करेक्ट बताना कि ये बिंदु में प्रॉब्लम हो रही है। सीधे तौर पर कहूँ तो मैं जब इन टेक्निक्स को समझ रहा था तो मुझे इन्हें समझने में ही कई वर्ष बीत गए हैं, बल्कि इतने गहन समझ के साथ मैं इन 3 बिंदुओं तक पहुँच पाया, वो भी बहुत ही मुश्किल से। मुझे इन तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक अध्ययन करना पड़ा। जब मैंने स्टारलाइट सोल बॉडी टेक्निक सीखनी शुरू की तो इसे पूरी तरह समझने में मुझे 5 वर्ष लग गए, और इन 3 गहन बिंदुओं को समझने के लिए 10 साल और लगे। लेकिन उस बच्चे ने इतने कम समय में ही इन चीज़ों को समझ लिया और इन 3 बिंदुओं तक पहुंच गया, यह कैसे पॉसिबल है? और वह हम लोगों से कह रहा होता है उसने सब कुछ यहाँ पर देख लिया, समझ लिया। देख रहे हो उस कमीने को, वो कैसे इस तरीके से रियलिटी तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है। और एल्डर लियन से कह रहा होता है, लियन भी उससे कह रहा होता है कि इस स्टारलाइट सोल रिफाइनिंग टेक्निक जो है वह एशियंट लेटर्स का अनुवादन है। यही कारण है कि कई भाग जो हैं इसके अविवर्णनीय हैं, मतलब कि बताए नहीं जा सकते हैं, बहुत ही पुराने वर्ड्स में कहे हुए हैं। कई सारे ऐसे हिंदी वर्ड्स जो होते हैं मैं कहता हूँ तो उनकी भी मीनिंग समझ में नहीं आती है। इस तरीके के वो गोल्डन लेटर्स होते हैं जिनका मीनिंग समझने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे वर्ल्डर कर रहा होता है हालांकि उन नियमों और उन शब्दों को मौखिक सूत्रों में अनुवाद करने में सक्षम होने के लिए उस व्यक्ति की साधना जो है वह बहुत ही आश्चर्यजनक, मतलब कि हाई लेवल की होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं लियन दूसरी ओर मुस्कुरा रहा होता है थोड़ा सा, और दूसरी तरफ से मन में काफ़ी शांत फील कर रहा होता है कि मैं इन चीज़ों को तुझसे समझ गया पहले ही एल्डर, तूने तो 5 साल यूं ही गवा दिए हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे लियन उसकी ओर कॉन्टैक्ट करके कह रहा होता है आप इतने वर्षों से इसमें डूबे हुए हैं तो आपको इन 3 कठिनाइयों की व्याख्या तो जरूर ही अच्छी तरीके से आती होगी, अन्यथा तुम स्टारलाइट सोल बॉडी के 8वें लेवल तक बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। यह सुनिए एल्डर हम लोगों से कह रहा होता है कि इस किशोर बच्चे को देख रहे हो, या किस तरीके से मुझे कर रहा है। मैं स्टारलाइट सोल बॉडी के 8वें लेवल तक पहुंचने के लिए इन चीज़ों को कितने समय से अध्ययन किया है, कल्टीवेट किया है, और यह किशोर बच्चा, ये टीनेजर मुझे सिखाने को कह रहा है, इन सारी मेहनतों को एक पल में मुझसे ले लेने को चाह रहा है। और हम देखते हुए एल्डर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके कह रहा होता है मैं जानता था तुम जरूर ही सोल डिवावरिंग सेक्ट के नंबर 1 मास्टर ईहान इन सान, मतलब कि डायरेक्ट उसको सान कहेंगे, सान के स्टूडेंट होने चाहिए। आखिरकार उसने तुम्हारे जैसे टैलेंटेड डिमोनिक बच्चे को पाया कहाँ से? क्या तुम उसी के स्टूडेंट हो, है ना? और हम देखते हैं एलियन चुपचाप शांत होता है और वह एल्डर यहाँ फिर नाटक करते हुए कहता है अरे हाँ, उसे तो स्टारलाइट सोल बॉडी की टेक्निक के बारे में पहले से ही कई गुना अधिक गहन समझ है, मुझसे भी अच्छा। इसलिए तुम तो उसके विद्यार्थी हो, तुम्हें तो उसी के पास जाकर समझना चाहिए। मेरे ख्याल में वो तो सोल बॉडी के 9वें रैंक में भी पहुंच गया होगा। इस तरीके के बेतुके बातें सुनकर लियन कहता है कि ओए, मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझ रखा है जो तुम मुझे इन बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो? और भाई लोग यहाँ इस एपिसोड में इन दोनों की ही बकरीदी चलने वाली है। और हम देखते हैं लियन यहाँ पर सोल डिवाइवरिंग सेक्ट के उस डंडे को आगे की ओर लाते हुए कहता है यह तुम्हारा काम नहीं है, एक और शब्द तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें यहीं पर अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुन वह एल्डर डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है रुको रुको, वेट, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और हम देखते हैं उसकी सोल बॉडी दूसरी ओर भागते हुए कह रही होती है कि सान, कमीने सान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे स्टार सोल रिफाइनिंग टेक्निक पर जासूसी करने की हिम्मत की। आखिरकार तुमने ऐसे कमीने स्टूडेंट को मुझ पर भेजने की योजना कैसी बनाई? जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। और हम देखते हैं लियन कह रहा होता है उससे कि ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं डराने वाला हूँ अपने डंडे से, तुम बस यहाँ पर बेवकूफ़ बनने की नाटक छोड़ो और चलो एक साथ मिलकर इस सोल बॉडी के टेक्निक पर चर्चा करें।
यह सुन वो एल्डर अपने सर पकड़ते हुए कहते हैं कि नहीं, सान ने इस बच्चे को जानबूझकर यहाँ भेजा है मुझे परेशान करने के लिए। वह जानता है कि मैं उसका सम्मान करता हूँ और वो मेरा। इसके बावजूद उसने इस तरीके के बदमाश बच्चे को मेरे हाथ सौंपने की हिम्मत कैसे की। मैं और हम देखते हुए गुस्सा करते हुए अपने कपड़े को खींचते हुए कह रहा होता है कि लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि वह मुझसे बिल्कुल भी पंगा लेना चाह रहा है। वह स्वाभाविक तौर पर यहाँ हम दोनों के बीच मौत की लड़ाई करवाना चाहता है। और यहाँ पर नीचे राइटर का लिखा होता है, यह 9वें रैंक का रिफाइनर है जो कि युवान है और काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति है। इसके बावजूद भी इसकी हालत ऐसी कर रखी है। और जो सान सान बोल रहा है वो भी इसी के कल्टीवेशन के लेवल के बराबर का लेवल का बंदा है, पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर गुस्सा कर रहा है कि उसका मीने ने यहाँ पर इस तरीके से लियन को भेजा इसकी जासूसी के लिए, इसके टेक्निक्स को चुराने के लिए। और इसके बारे में यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वह पूरा एक्सप्लेन करता है राइटर बन के कि अंततः नाराजगी भरी निगाहों के बीच युआन गाओ हान मतलब इस एल्डर और लियन के बीच पेचीदा हिस्सों के बारे में जो समझ में नहीं आ रहे थे उन चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। और अनुमान लगाने के बाद इसने कहा कि जो सान है उसका इन सभी चीज़ों के पीछे हाथ है और वही इन चीज़ों का जिम्मेवार है। आखिरकार उसने यहाँ पर सभी चीज़ों पर चर्चा कर लियन को कई सारी बातें बताईं। और हम देखते हैं लियन कह रहा होता है, मास्टर युआन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि मैं हमेशा सोचा करता था कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो जो तुम 9वें रैंक के हेवनली टेक्निक डिफाइनिंग टेक्निक का यूज करते हो मुझे चीज़ों को बताने के लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इन टेक्निक्स के अलावे कुछ स्पेशल क्षमताएं भी हैं। और यहाँ पर जो ये हेवनली डिफाइनिंग टेक्निक का नाम ले रहा है उसी से लियन को सोल बॉडी कल्टीवेशन के बारे में बताना इसने चालू किया था। बट ये इसका एक अपना समझ था जिसको अभी डिस्कस किया इसके साथ ताकि लियन के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो पाएं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये एल्डर जो है गुस्सा करते हुए कह रहा होता है अपने मन में बड़बड़ाते हुए दांत पीस के कि सान तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने मेरे पीछे आत्मघात करने की हिम्मत की है। तुमने मुझे यहाँ पर अपमानित किया है और इस बच्चे से मेरे टेक्निक्स को चुरवा लिया है, मतलब कि मुझसे मेरे टेक्निक को छीन लिया है। मैं इस बदले को जरूर ही याद रखूंगा। और हम देखते हैं फिर वह एल्डर वहाँ पर मुड़कर जाने लगता है, कहता है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अब तो जा सकता हूँ मैं ना। तभी हम देखते हैं लियन कहता है जा रहे हो? तभी एल्डर चिल्लाकर पलट कर कहता है गुस्से में, मैं अपने असली बॉडी में लौटने वाला हूँ और अपने असली बॉडी में लौटने के बाद मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा और सोल डिवावरिंग सेक्ट पर हमला कर दूंगा, धावा बोल दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। तभी लियन अपने मन में कहता है कि बेचारे सान, आखिरकार तुम यहाँ पर अनजाने में बीच में फंस रहे हो बहुत ही बड़ी मुसीबत में मेरी वजह से। तभी हम देखते हैं वह लियन वहाँ पर और भी उसे उकसाने के लिए कर रहा था, वेट जरा ठहरो, वेट अ मिनट। हम तभी देखते हैं यहाँ पर ये एल्डर अपने पास से सोल की नाइफ को निकालते हुए कर रहा था, तुम छोटे बच्चे, तुम लिटिल ब्रैट, तुम सचमुच में यहाँ पर बहुत सफ़र करने वाले हो। हाँ यह बात याद रखो, मैं निश्चित रूप पर सोल डिवावरिंग सेक्ट पर हमला कर दूंगा और तुम सभी को वहाँ पर जाकर मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लियन रिलैक्स तरीके से बैठते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मेरे पास और भी कुछ सवाल हैं तुमसे पूछने के लिए, पहले उन्हें तो बताओ। तुम इस आउटर स्टार लेयर में रह रहे हो कई समय से और तुम यहाँ कल्टीवेशन कर रहे हो। आखिरकार तुम अपने कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप को छोड़कर इस आउटर लेयर वाले स्टार के आउटर लेयर वाले एरिया में कैसे पहुँचे? यह सुन वह एल्डर पलट कर कहता हूँ मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा? मैं होली रीजन में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने वहाँ पर क्रॉस रियलम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जो सीधे इस आउटर लेयर, इस स्टार के आउटर लेयर में कनेक्ट होती है और मेरी जो सोल बॉडी है वह आसानी से यहाँ पर टेलीपोर्ट कर गई। हालांकि मेरी बॉडी वहाँ पर मौजूद है लेकिन टेलीपोर्टेशन के द्वारा मैं यहाँ पर अपने सोल बॉडी को टेलीपोर्ट कर पाया और यहाँ पर 10 सालों से कल्टीवेट कर रहा हूँ। तभी उसके पीछे वो अपना मन में सोच रहा होता है यह बोलने में तो झूठ नहीं ना लग रहा है, रियलिटी तो लग ही रहा है। तभी हम देखते हैं इसके इस तरह की बातों को सुनकर लियन कर रहा होता है सीधे टेलीपोर्ट कर लिया और 10 साल तक कल्टीवेट किया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपकी जो सोल बॉडी है वो 8वें रैंक तक कैसे पहुंच गई। आप शायद 9वें रैंक में भी जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाले होंगे, काफ़ी करीब होंगे। एक बार जब आपकी दोनों आत्माएं विलीन हो जाएंगी तो आप अपने इस दाव के टेक्निक में टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे। और लियन अपने मन में सोच रहा होता है कि यह सोचना कि होली रीजन में एक टेलीपोर्टेशन अरे का होना, मैंने ऐसा इसके बारे में कभी सुना नहीं है कि वह इस तरीके के टेलीपोर्टेशन को भी रखते हैं। और लियन कहता है कि तो फिर आप इस क्षेत्र से काफ़ी भली भांति परिचित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर एशियंट गैंग विंड कहाँ पर है, इसके बारे में आप जानते हैं? यह सुन वह एल्डर कहता है क्या? यह आखिरकार तुम क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में? लियन उठकर इसकी ओर आते हुए कहता है तो मुझे पता है, आपको इसके बारे में पता है ना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, इसके बारे में तुम बता सकते हो। यह सुन वह एल्डर कहता है और उंगली करते हुए कि यह कोई रहस्य वाली चीज़ नहीं है। यदि आप सील बंद मतलब कि एक तरफ एरिया है जहाँ पर बैरियर लगा हुआ है उस रास्ते पर चलते जाओगे तो तुम आखिरकार वहाँ पर पहुँच ही जाओगे, उससे मिल ही जाओगे। और वहाँ पर बहुत ही एशियंट युद्ध क्षेत्र है जो कि काफ़ी बड़ा है और डिसोलिएटेड है, उजाड़ है। और इस प्राचीन गैंग विंड की जिसकी बात कर रहे हैं उसका वहाँ पर पैटर्न भी बना होगा, वह दिख जाएगा। एक बार जब यह दिखाई देता है तो वह अपना खुद का क्षेत्र वहाँ पर बनाने लगता है।
जो पूरे एशियंट युद्ध क्षेत्र को घेर लेता है और कोई भी जीवित व्यक्ति अगर उसके चपेटे में आ जाता है तो वह मारा जाता है। इसका कोई भी ऐसा अपवाद नहीं है कि जो अभी तक जिंदा बचा हो। तभी लियन उसकी ओर जाते हुए कह रहा होता है कि मेरा एक और सवाल है, आप यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? क्योंकि वापसी में मैंने इस पूरे क्षेत्र में चारों ओर देख लिया, लेकिन यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से टेलीपोर्टेशन तो फॉर्मेशन दिख नहीं रहा है कि आप यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधे धरती पर पहुँच जाएंगे। तभी एल्डर कहता है कि हाँ, मेरे पास वास्तविक रूप में पहुँचने के लिए, रियल बॉडी में पहुँचने के लिए यहाँ पर कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में ट्रैवल करने वाली आर्टिफैक्ट मौजूद है जो कि बहुत ही कम समय में मुझे वहाँ पर वापस पहुँचा सकती है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लियन उसके सामने जाकर आते हुए कहता है कि ओहो, तो बहुत कम समय में आप वापस जा सकते हैं, तो दोबारा भी आ सकते हैं। आप अपनी असली बॉडी के साथ टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके यहाँ पर वापस आ जाएंगे और बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स को भी भेज देंगे, तो फिर तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा, है ना? यह सुन वो एल्डर कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आखिरकार तुम मुझे यहाँ से कैसे जाने दोगे? तभी हम देखते हैं लियन कहता है, मैं एशियंट गैंग विंड के पास जा रहा हूँ, बस आपको मेरे साथ चलना है और जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो उसके बाद मैं तुम्हें जाने दे दूंगा। यह सुन एल्डर गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, यह मूल रूप से वहाँ का कोर एरिया है जहाँ से वापस लौटना बिल्कुल भी संभव नहीं है, मैं नहीं जा रहा। लियन कहता है कि आप एक सोल बॉडी है, इसके बावजूद भी डर रहे हो, तुम्हें वहाँ क्या खतरा होगा? यह सुन एल्डर अपने हाथ को करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या जानते हैं कि सोल बॉडी भी एक मेटेरियल का, एक तत्व का एक छोटा सा भाग है जो उसके टच में आते मारा जा सकता है। मैं बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हूँ। यह सुन लियन कहता है, ओहो, वाकई ऐसा लगता हुआ जगह तो बहुत ही डरावना है, तो मुझे तो सचमुच में वहां तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। यह सुन एल्डर का वहां पर बोलती बंद हो जाता है और यहाँ पर अपने गुस्से को वह रिलीज करते हुए अपने सोल एनर्जी को रिलीज करता है। वह एल्डर इतनी मजबूरी में इसलिए बातें सुन रहा है क्योंकि लियन का जो पास फ्लैग है 9वें रैंक का, वह काफी पावरफुल है, इसका काम तमाम 2 मिनट में कर सकता है। इसलिए एल्डर यहाँ पर अपने गुस्से को दिखाने के लिए बड़े विकराल रूप को लेते हुए सोल पावर को फैलाते हुए कहता है, यह बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ उस एरिया में जाकर, तो इससे बेहतर होगा कि मैं जोखिम उठाकर पहले तुम्हें ही मार डालूं। यह कैसा रहेगा? यह बेहतर रहेगा। लियन अपने मन में कहता है, ओ नहीं, ऐसा लगता है यह सचमुच में गुस्सा हो चुका है, अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। तभी लियन भी दूसरी ओर से अपने नाटक को स्टार्ट करते हुए अपने हाथ को मलते हुए कहता है, ओहो, इतनी भयानक शक्तिशाली सोल पावर, मुझे यह बहुत ही पसंद है। मेरा जो 9वें रैंक का गोल्डन सर्वेंट है वह हेवनलिंग रैंक में पहुंचने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाएगा और इतनी पावरफुल सोल पावर को वह अकेले नहीं पचा पाएगा। इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ पिल्स को भी रिफाइन कर लेना चाहिए इस सोल पावर के साथ। यह सुन वो एल्डर का सिर घूम जाता है, वो और भी चिल्लाते हुए कहता है, विश्वासघाती डीमन जानवर, आखिरकार तुम अपने बातों पर खड़े क्यों नहीं उतरते हो? अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम यह याद रखना, तुम्हारा मेरी असली बॉडी जो है वह तुरंत ही महसूस कर लेगी, जान लेगी। उसके बाद टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर यहाँ आकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सोल डिवावरिंग सेक्ट को भी पूरी तरह से खत्म कर देगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी लियन कहता है, मैं वैसे भी तो एशियंट गैंग विंड क्षेत्र में जाकर मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे मरने का डर तो है ही नहीं। और जहाँ तक सोल डिवावरिंग सेक्ट की बात रहा, वह मेरे मरने के बाद उसका क्या होता है इससे मुझे क्या लेना देना। और वैसे बता दूं, यह जो एशियंट गैंग विंड वाला एरिया है वहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेजर मिलता है, इसलिए वह इस तरीके की बातें कर रहा है। तभी लियन हम देखते हैं उसके सामने जाकर उसके थोबड़े को थोड़ा सा थपकाते हुए कहता है कि एक तरफ से मेरी बात तो सुनो, समझो तो पहले। तुम यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कल्टीवेशन करते हुए 8वें रैंक तक पहुँच चुके हो और इसके दौरान तुम जरूर ही उस तरफ तो गए होगे और कई सारे जुआन आर्टिफैक्ट भी प्राप्त किए होंगे। उस डिसोलिएटेड एरिया में काफ़ी खजाने भी भरे होंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि आपने इन 10 सालों में कुछ ना कुछ तो खजाना जरूर ही हासिल किया होगा। यह सुना देखते हुए एल्डर थोड़ा सा बच्चे की तरह उन खजानों के बारे में सोचकर खुश होते हुए कहता है, खैर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेजर तो हासिल किया है। तभी लियन कहता है, हे, आपने कुछ अच्छी चीज़ें तो उठा ही ली होंगी, है ना? क्या उन्हें मेरे साथ शेयर करेंगे? तभी हम देखते हुए एल्डर तुरंत पीछे की ओर पलटकर वहाँ से भागते हुए कहता है कि अगर मैं कुछ भी अच्छा हासिल करता हूँ तो मैं उसे तुम्हारे साथ क्यों ही बांटूंगा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमने तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं, इसके बावजूद भी तुम मुझे धमका रहे हो। मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। और यहाँ लियन अपने मन में कर रहा होता है, ओहो, तो यह साहस दिखाने का बढ़ावा कर रहा है, ये हिम्मत दिखा रहा है यहाँ से भागने का। और हम देखते हैं तभी लियन अपने पास से फिर से अपने आर्टिफैक्ट को निकाल कर आगे की ओर करते हुए गाड़ते हुए कहता है, आपको बता दूँ, मैं झांग साहो तियन, मतलब कि जिसका यह फ्लैग था उस डिमोनिक मैन का नाम लेके करा है, इस सोल डिवावरिंग बैनर की कसम खाता हूँ कि जब तक आप मेरे साथ उस एशियंट गैंग विंड एरिया में चलेंगे तब तक जो भी लाभ हम पाएंगे वह बिल्कुल बराबरी का होगा और उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। अन्यथा मेरा जो सोल पपेट है जो कि 9 टियर का है गोल्डन लेवल में, वह स्वाभाविक तौर पर मारा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसकी मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कसम खाता हूँ। तभी हम देखते हैं इस तरह की बातों को सुनने के बाद एल्डर अपना कैलकुलेशन बैठाने लगता है, साइन थीटा कोस थीटा ईटा बीटा सब यूज करके कि यह सोल डिवावरिंग सेट कबीले का व्यक्ति है और उस कबीले में जो अपने सोल पपेट का शपथ लेते हैं वह काफ़ी
पवित्र मतलब कि रियल शपथ माना जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से मेरी जो सोल बॉडी मौजूद है, मेरी रियल बॉडी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इनकी सोल पपेट इनके शक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही लोअर लेवल से रिफाइन करते करते हायर लेवल तक पहुँचाते हैं और इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसलिए इसने यहाँ पर कसम खाई है तो यह इसे पूरा करेगा, झूठ तो नहीं बोलेगा। तभी एल्डर लियन से कहता है, ठीक है मैं सहमत हूँ, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस यात्रा के दौरान हमारे बीच में बिल्कुल बराबरी का व्यवहार होना चाहिए और तुम बार बार इस डंडे को बाहर निकालकर मुझे नहीं धमकाओगे। तभी लियन कहता है, क्या धमकाना? बिल्कुल नहीं, मैं आखिरकार आपको कैसे धमका सकता हूँ? आप मुझसे सीनियर हैं और काफ़ी आदरणीय व्यक्ति हैं, मेरा आपका अनादर करना ऐसी तो हिम्मत हो ही नहीं सकती है। और हम देखते हैं इस तरह की बकवास सुनकर एल्डर भी कहता है, चुप रहो नहीं तो जनता भी सुनेगी तो क्या कहेगी कि किस तरीके का दोगला कैरेक्टर है हमारा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग दोनों उड़ते हुए उन गुफाओं वाले फिजाओं में जा रहे होते हैं और लियन वहाँ की सीन को देखकर कह रहा होता है, ये पत्थर की दीवारें या तो कुछ अलग लग रही हैं, ये जो खंडरों को बर्बाद किया गया है या बलपूर्वक किया गया है, ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती से इस जगह को नष्ट करने की कोशिश किया है, अन्यथा यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें नहीं पड़ी होती। और लियन वहाँ पर एक दीवार के सामने जाकर कहता है, इसे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखा गया था, रिकॉर्ड किया गया था, है ना? ये सुन एल्डर कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? तभी हम देखते हैं लियन अपने नाक को ठीक करते हुए कहता है, ओ ऐसे नहीं बताओगे मास्टर युवान, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ऐसे जगह की ओर निकले हैं और यहाँ पर आप सारी जानकारियों को एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी एल्डर घबराते हुए कहता, ओहो ये चीज़ क्षतिग्रस्त हो गई है ना? यह कम से कम तो सैकड़ों साल पुरानी होगी, तो फिर आखिरकार मुझे कैसे पता होगी? मैं तो 10 साल पहले ही आया हूँ यहाँ पर। यह सुन लियन कहता है कि मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। इस डेसोलिएटेड भूमि में होली क्षेत्र के टेलीपोर्टेशन अरे के अलावे यहाँ पर केवल शाश्वत सदाबहार ट्री की ही आ सकता है, अन्यथा इन तारों भरे क्षेत्रों में तक पहुँचने के लिए और कोई मार्ग तो खुला है नहीं। भले ही 100 साल पहले इस चीज़ को मिटा दिया गया होगा, लेकिन यह होली क्षेत्र के द्वारा ही किया गया काम होगा, क्योंकि यहाँ पर सदाबहार ट्री तो आएगा नहीं इन चीज़ों को मिटाने के लिए। यदि हमारा यहाँ पर सहयोग एक दूसरे के पूर्वक सही नहीं रहेगा, संदेह पूर्वक भरा रहेगा, तो यह बाद में बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है और मैं शायद इसके लिए अपने शपथ को जो कसम खाया है पर अटैक नहीं करने का, उसे तोड़ भी सकता हूँ इन कारणों की वजह से। तभी हम देखते हैं यह सुनकर उस एल्डर के छाती में दर्द होने लगता है और वह अपने मन में कहता है, यह जो बच्चा है यह आखिरकार इतनी जल्दी सिचुएशन को कैसे सोच सकता है और बोल सकता है? इसके पास यह जो बोलने की क्षमता है यह किसी बूढ़े लोमड़ी से कम नहीं है और मैं यहाँ पर 8वें रैंक तक पहुँचा एक रिफाइनर कल्टिवेटर इस हायर लेवल को अचीव करने में इतने वर्षों बिता दिए, लेकिन इसकी जैसी चतुराई अभी तक हासिल नहीं कर पाई है मैंने। यह कमीना है, कमीना। आखिर क्या होगा यहाँ पर अगर सोल डिवावरिंग सेक्ट ने इस तरीके के डिमोनिक बच्चे के हाथों में अपने सेक्ट को संभालने के लिए दे दिया और इस तरीके के स्टूडेंट्स को और भी रिफाइन किया, तो हमारे जैसे कल्टीवेटर तो बर्बाद हो जाएंगे। और हम देखते हुए एल्डर अपने गुस्से को शांत करते हुए चिल्लाकर वहाँ पर करा होता है कि ठीक है, आप सचमुच में बहुत ही चतुर हैं। यह जो विशाल पत्थर है इस पर कई निशान वास्तव में होली रीजन के द्वारा ही मिटाए गए हैं और निशान अलग तरह के निशान बनाए गए हैं ताकि इन्हें कोई पढ़ ना सके, बर्बाद कर दिया गया है। जहाँ तक यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ था वह जो रिलेटेड था वह पहले से ही आप उसके बारे में जानते हैं। और ये एल्डर अपने मन में कर रहा होता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह जो बच्चा जिस तरीके से मुझसे बातें कर रहा है इसके लिए शान ने इसे खुली छूट दी होगी, अन्यथा इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। और यहाँ पर जो शान है डिमोनिक सेक्ट का लीडर, वह निश्चित तौर पर मुझे नाराज करने को तैयार है केवल एक इस तरीके के बच्चे के कल्टीवेशन के लिए, इसके शिक्षा के लिए। तभी लियन कहता है, आपका आखिरकार क्या मतलब है? आप जो कह रहे हैं कि इसे मिटा दिया गया, इस विशाल पत्थर पर जो चीज़ लिखा गया था मैं उसके बारे में जानता हूँ। वो एल्डर कहता है, हाँ इसमें जो लिखा था वह स्टारलाइट सोल बॉडी टेक्निक थी और कुछ नहीं। यह सुन लियन हैरान होते हुए उसके पास जाते हुए कहता है, तो स्टारलाइट सोल बॉडी टेक्निक की शुरुआत यहाँ से हुई? इन विशाल पत्थरों में इनका जो टेक्निक है वह लिखा हुआ था, क्या उसे प्राकृतिक तौर पर निर्माण नहीं किया गया था? और मैं तो कल्पना करता था इसे प्राचीन दर प्राचीन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार इन टेक्निकों का उल्लेखन करके बताकर एक दूसरे को पहुंचाया जाता था, पास ऑन किया जाता था। वह एल्डर कहता है कि बेशक यह जो चीज़ें हैं वह एशियंट गोल्डन लिपि के द्वारा दर्ज किए गए थे और इसे बताकर भी पास ऑन किए जाते थे, लेकिन कई डिवाइन टेक्निक्स और भी थे जिन्हें लिखकर पास ऑन किया जाता था। तभी हम देखते हैं लियन उस पत्थर के ऊपर चढ़ चुका होता है, एल्डर से कह रहा होता है, ओल्ड युवान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ आओ जल्दी ऊपर आओ, यहाँ पर गोल्डन लेटर्स के बारे में हम और भी बातें करेंगे। आप इतने वर्षों से होली क्षेत्र में हैं तो आपको तो काफ़ी जानकारी रही होगी इन गोल्डन लेटर्स के बारे में। तभी हम देखते हैं सुन एल्डर है तो हैरान होता है, अपना मुंह टेढ़ा करके कहता है, ओल्ड युवान? इसने मुझे ओल्ड युवान कहा?
और वह लियन की ओर देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि सभी जीनियस में भी जीनियस, यहाँ तक कि जो महाद्वीप है जहाँ पर यह रहता है वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो हेवन के द्वारा भी, हेवन की किस्मत के द्वारा भी चुने गए हों, वो भी एक आज्ञाकारी तौर पर मेरा नाम लेते हैं। और इस बच्चे का ओहरा तो देखो, यह मुझे एक पुराने मित्र की तरह व्यवहार कर रहा है, मुझे इस तरीके से बुला रहा है और इतना सहज तरीके से बेखौफ होकर बात कर रहा है। आखिरकार इसके अंदर से यह ओहरा कैसे निकल रहा है? यह बिल्कुल भी कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, बिल्कुल भी यह काफ़ी सहज बात नहीं है। और यहाँ पर इस चीज़ों को सोचकर एल्डर युवान का सर चकरा रहा होता है, बड़े बड़े अक्षर इसके आँख कान मुंह हो रहे होते हैं और अपने मन में कह रहा होता है, यह कमीना मुझे ओल्ड युवान कहने की हिम्मत कर रहा है, जबकि मैं सोल डिवावरिंग सेक्ट के लीडर के तौर पर उससे भी कई गुना अधिक पावरफुल और सम्मानी हूँ। इसके बावजूद यह मुझे धमकाने जैसे और लुभाने जैसे बातों का यूज करता है, मुझे डराता है और मुझे बूढ़ा भी बुलाता है। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर ना तो गुस्सा हो रहा हूँ, ना ही नाराज़ हो रहा हूँ। यहाँ तक मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इस बच्चे से मुझे और भी बातचीत करनी चाहिए। आखिरकार मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, मैं इसे मार क्यों नहीं रहा हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फिर अगले पल जो यहाँ पर एल्डर युवान है वह इसकी ओर आते हुए कहता है, हाँ लियन बताओ, तुम्हें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को बातें करनी है, क्या बात है? लियन कहता है कि मैंने पहले भी कुछ पाठ पढ़े हैं इन चीज़ों के बारे में, इन गोल्डन लेटर्स के बारे में। क्या आप मुझे और भी बातें बता सकते हैं? आखिर इन गोल्डन लेटर्स जो लिखे हुए रहते हैं उन चीज़ों के आखिर उसमें कितना संशोधन किया है, कितनी चीज़ें खोजी हैं? और लियन अपने मन में कह रहा होता है कि जो यहाँ पर शान है मैं उसका काफ़ी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बेचारे शान वेट करना, मैं इन चीज़ों का ब्याज जरूर चुकाऊंगा, तुम्हारा जितना नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बता दो कि प्रीवियस लियन में लियन का जो डिमोनिक सेक्ट के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था और यहाँ पर उसने जो ड्रैगन का सोल को अपने साथ मर्ज किया है उन्हीं के टेक्निक से। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एल्डर लियन की इस तरह की बातों को सुनकर अपने मन में कहता है, इसे गोल्डन लेटर्स के बारे में जानकारी है, मतलब ये चीज़ें शान ने ही बताई होंगी, उसका स्टूडेंट है निश्चित तौर पर। और एल्डर कहना चालू करता है कि आमतौर पर जिन अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं वे सिर्फ जानकारी के आदान प्रदान के लिए होता है, लेकिन समय बीतने के बाद उन्होंने नई तरीके के टेक्निक दर्ज करने से चालू किए और वे गोल्ड अर्थ एंड हेवन के नियमों को भी संक्षिप्त रूप में लिख पाते थे और एक गोल्डन चैप्टर्स बनाते थे जो शिलालेख में लिखे रहते थे और कुछ निश्चित जानकारियों के अलावा अर्थ एंड हेवन के नियमों को स्वतः उसके अंदर भेज दिया करते थे, मतलब उसके माइंड में या फिर उसे प्रदान कर दिया करते थे। यह सुन लियन कहता है, टाइम आउट। पहली बात तो मुझे इन बुनियादी बेसिक चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी है कि वे गोल्डन लेटर्स में लिखे होते हैं, उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो और तुम्हें ज्ञान मिलेगा। साथ में तुम अर्थ एंड हेवन के रूल्स भी प्राप्त कर सकते हो, जिनमें लियन को मालूम है अर्थ एंड हेवन के कुछ कुछ रूल्स मिले, हवा को कंट्रोल करो, पानी को कंट्रोल करो, धरती कंट्रोल करो। और लियन कहता है कि मुझे इनके अलावे कुछ और स्पेशल जानकारी दो, जिनमें कुछ ऐसा हो जैसे कि होली क्षेत्र ने अभी तक कितने गोल्डन लेटर्स को प्राप्त किया है, उनकी संख्या क्या है, वह कितने पुराने हैं और कितने समय से हैं। यह सुन एल्डर भी चौंकते हुए कहता है, क्या वे उन पात्रों की, उन लेटर्स की आखिर उत्पत्ति कितने समय पहले हुई है? इसमें तो हमें भी संदेह है। और लेकिन एक बात जो पक्की है वह यह है कि उन एशियंट लेटर्स में डिवाइन रियलम के एक्सपर्ट बनने की क्षमता छुपी हुई है। कुछ लोग तो यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि इन ग्रंथों के समझने से, इन ग्रंथों के पूरे सार को समझने से डिवाइन रियलमों के रहस्यों को समझा जा सकता है, जो आपके कल्टीवेशन में अगले लेवल में भेजने का काम कर सकता है। यह सुन लियन चौंकते हुए कहता है, क्या डिवाइन रियलम की बातें उन लेटर्स में लिखी हुई हैं, उन ग्रंथों में? और वह अपने मन में याद करते हुए कहता है कि हालांकि मुझे इन पात्रों के, उन शिलालेखों में जो चीज़ें पत्थर की लिखी होती हैं उनके बारे में बहुत पहले ही पता था, लेकिन मैं जानबूझकर उनका अध्ययन नहीं किया करता था क्योंकि वे चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। और जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन सी के लोग हैं जो कि 9वें रैंक के रिफाइनर तक होते हैं, उनमें संशोधन करने की काफ़ी चाहक होती है और वे इसके बारे में करते ही चले जाते हैं। उनमें से एक बेली गोंगजिन का मास्टर था, यह जो बूढ़ा एल्डर है, रिफाइनर है, इसका भी एक मास्टर था जो इन चीज़ों का संशोधन किया करता था, खोज किया करता था, उनमें काफ़ी रुचि रखता था। मुझे लगता है उनसे जाकर मुझे एक बार बातचीत करनी होगी। और यहाँ पर एल्डर युवान ऊपर की ओर देखते हुए कह रहे होते हैं कि जो डिवाइन रियलम का 10वां रियलम है, मतलब कि डिवाइन रियलम में 10 भाग हैं, उन 10 भागों तक पहुँचने वाले व्यक्ति हजारों वर्षों में केवल कुछ ग्रेट लोग हुए हैं, जिनके बारे में तो कहा भी नहीं जा सकता, ना ही उनके बारे में किसी को पता है। लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि वे मौजूद नहीं थे और कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड नहीं है कि वे अभी मौजूद हैं। वे हजारों साल पहले किसी के द्वारा देखे या कहे गए हैं केवल। तभी लियन इसकी और अंगुली का इशारा करते हुए कहता है, वे तो फिर तुम होली रीजन में इतने समय से हो तो तुमने जरूर ही उन पात्रों की कुल संख्या की गिनती तो की ही होगी और तुमने इनमें कई सारे अर्थ तो समझ ही लिए होंगे। यह सुन एल्डर घबराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो रहस्य है वह टॉप ग्रेड के हैं, मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है, मैं बिल्कुल भी इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं लियन इसके सामने जाकर डेंजर तरीके से घेर रहा होता है। तभी एल्डर भी कहता है कि उन चीज़ों को छोड़ो, पहले ये बताओ कि जो शान है उसने तुम्हारे कितने अर्थों को बताया है, उन गोल्डन लेटर्स के कितने चीज़ों को समझाया है। तभी हम देखते हैं यह सुन लियन
काफ़ी डेंजर तरीके से हंसते हुए और अपने डिमोनिक छड़ी को निकालते हुए कह रहा होता है, तो फिर क्यों ना हम एक दूसरे के साथ जानकारी का, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, जिससे हम आगे लेवल तक पहुंच पाएंगे। न सुन एल्डर घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और यहाँ पर नीचे हम देखते हैं खोपड़ी लटका हुआ होता है, गिरा हुआ होता है कि भैया बता, नहीं तो काम ख़त्म। और यहाँ पर मेरा भी काम ख़त्म होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर जल्द लाने की कोशिश करूँगा।